आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। सबसे पहला सवाल जो मध्य प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है कि मौजूदा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसकी सेहत कितनी दुरुस्त है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो आवश्यक कदम है वो हमारी सरकार उठा रही है। चाहे नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, MBBS और PG की सीट को बढ़ाने की बात हो, चाहे सर्वेलेंस सेंटर से लेके सिविल हॉस्पिटल तक उसको अपग्रेड करने की बात हो, उसके उन्नयन की बात हो, IPHL के आधार पर लगभग 30,000 मानव संसाधन की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में विशेषज्ञ जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ज़रूरी है उनकी पोस्टिंग होगी, वो फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह स्थापित हो सकेंगे। जिला अस्पतालों की भीड़ कम हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लोगों का इलाज हो सके। ये तमाम तरह के जो आवश्यक कदम हैं वो हमारी सरकार उठा रही है। निरोगी काया अभियान के अंतर्गत निःशुल्क स्क्रीनिंग जो बहुत आवश्यक है वो भी हम लोगों ने किया है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। उसमें जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने थे उसके परिणाम ये रहे कि उसमें काफ़ी सफलता मिली है और नेशनल एवरेज मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अचीव हो जाए, इसके लिए हम बहुत तेज़ी से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में जिस तरह से तरक्की हुई है, अब हेल्थ और एजुकेशन हमारा फोकस एरिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ के, उन सभी इंडिकेटर्स में हम उसी प्रकार से पूरे देश में टॉप राज्यों में शामिल हों। जिस तरह से हमने इरिगेशन में लगातार कृषि कर्मण अवार्ड हमारे राज्य को मिला है, स्वच्छता के मामले में मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुए, पावर सरप्लस स्टेट बनाने में जो काम हुआ, अब हेल्थ इंडिकेटर्स ही हमारे उसी प्रकार से हों। इस दिशा में रोड मैप बन गया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तेज़ी से हम काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी रीवा से निकलकर राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में अगर हम बदलाव की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है रीवा से निकलकर आप जब यहाँ संवैधानिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, बहुत सारे बदलाव भी लाए होंगे, तो फैसले लेने का भी तरीका बदला होगा। स्वाभाविक है। विंध्य क्षेत्र की बात आपने कही है, तो विंध्य क्षेत्र एक समय था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। अब बीमारू राज्य वाले मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका विंध्य क्षेत्र को कहा जाता था। लेकिन आज न तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और विंध्य क्षेत्र में भी विकास के पंख लग गए हैं। सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया, 4 लेन की सड़कों, चौतरफा 4 लेन की सड़कें बन गई। रीवा में एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट बनने के बाद रीवा से इंदौर, रीवा दिल्ली की डेली फ़्लाइटें शुरू हो गई। प्रतिदिन 200 लोग उन फ्लाइट का उपयोग कर रहे हैं, दिल्ली से रीवा आने में, रीवा से दिल्ली जाने में, इंदौर से रीवा आने में, रीवा से इंदौर जाने में। और इंदौर भर नहीं हुआ है, इंदौर से बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली को 4 घंटे के अंदर कनेक्टिविटी भी मिल रही है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से यदि आप देखें, वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से देखें, रिलीजियस टूरिज़्म की दृष्टि से यदि देखें, वाटरफॉल्स जैसे हमारे यहाँ पे है वो शायद देश में कहीं नहीं है। उसके बावजूद शानदार सड़कें ना होना, रेल लाइन, ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन की बातें जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से सुनते थे, लेकिन अब युद्ध स्तर पर काम हो रहा है उस पर। हज़ारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उसके लिए मंजूर कर दिया। तो रेलवे लाइन, हाईवेज़, एयरवेज़, इसलिए एक तरीके से जो पोटेंशियल था विंध्य क्षेत्र में, उस पोटेंशियल से वहाँ पर औद्योगिक क्रांति भी हो सकेगी, पर्यटन की क्रांति भी हो सकेगी और सिंचाई के नहरों के जाल से हरित क्रांति भी हो रही है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है लोगों की। तो कुल मिला के अब हम उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र को देख के लोग ये नहीं कहते कि आपका इलाका पिछड़ा है। ये चमत्कार कैसे हो गया उस क्षेत्र में, विकास की जो गंगा बही है वो कैसे हुआ है, लोग ये पूछते हैं।
उप मुख्यमंत्री जी विंध्य आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है। लेकिन बतौर अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। उमरिया का जिक्र करूंगा मैं, और भी जगह का जिक्र करूंगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, जिला अस्पताल हों, आजकल आप लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या वो आप कमियां देख पा रहे हैं जिन पर इस साल आप काम करेंगे? डॉक्टर्स की संख्या की बात करें, छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, आप नज़र रखते हैं और तुरंत दिशा निर्देश भी देते हैं। आपकी नज़र में वो कौन कौन सी खामियां जिन पर होना चाहिए काम, करेंगे काम? वो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो खामियां हैं उसको दूर करना, कुल मिला के हम अपने ज़िला अस्पतालों में, ख़ास तौर से उमरिया, अनूपपुर जैसे ज़िला अस्पताल हैं, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारा फोकस है कि जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सिविल हॉस्पिटल हैं उसमें जो कमियां हैं, जिससे कि वो FRU बन सकें, फर्स्ट रेफरल यूनिट, यदि सभी प्रकार के विशेषज्ञ वहाँ पर उपलब्ध होते हैं तो सर्जरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि OTs बने हुए हैं, तो फिर जिला अस्पतालों में लोगों के रेफरल केसेस कम हो जाते हैं। तो सीधा सीधा इसमें हम सबका प्रयास ये है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो लगभग 350 हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पर वो सारे उपचार शुरू हो जाएं, जिन उपचारों की कमी के कारण लोगों को जिला अस्पताल जाना पड़ता है। तो एक तो ये हमारा फोकस रहेगा। दूसरा, टेलीमेडिसिन, क्योंकि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज तो खोले जा रहे हैं डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें हो सकता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतने उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगे, और डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना एक चुनौती है। MBBS और PG करने के बाद उनको जब रूरल एरिया में भेजा जाता है तो आमतौर पे वो सोचते हैं कि हमारे शहरी इलाकों में पोस्टिंग हो जाए। तो टेलीमेडिसिन, जिसमें कि वीडियो कॉलिंग से सब हेल्थ सेंटर में बैठा हुआ CHO और PSC में बैठा हुआ हमारा मेडिकल ऑफिसर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में फ़ोन करके, वर्चुअल कॉल करके, और उनसे टेली कंसल्टेशन करा सकता है। उससे बहुत सी चीज़ें गांव में ही ठीक हो जाती हैं। खून के जांच की भी सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पे PSC में सैंपल कलेक्शन होता है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो हमारा लैब है वहाँ पर 65 प्रकार की जांचें हो जाती हैं। वो रिपोर्ट लेके अगले दिन फिर से वो जब टेली कंसल्टेशन कराएगा तो उसको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यदि डॉक्टर को लगता है मेडिसिन में कि इसको जिला अस्पताल लाओ या मेडिकल कॉलेज ले जाओ, तभी वो लोग रेफ़र होके जाएं। तो टेलीमेडिसिन भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि टेलीमेडिसिन की OPD बढ़ाओ, तो रिकॉर्ड उसकी रिपोर्टिंग हो कि कितने टेलीमेडिसिन से OPD हुई, क्योंकि जो व्यक्ति टेलीमेडिसिन कराएगा 50 रुपये पर पेशेंट उसको भी मिलेगा, और जो मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल में बैठ के उनको कंसल्टेशन देगा 50 रुपये उसको भी मिलेगा। तो एक ये अट्रैक्शन इस सुविधा को बढ़ाने के लिए है। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज को खोलना, MBBS करके जो डॉक्टर निकलते हैं और PG करके उनको बॉन्ड पोस्टिंग, कोई 1 साल की बॉन्ड पोस्टिंग है, किसी के 5 है, किसी के 2 साल है, तो उसमें एनफोर्समेंट करना कि वो लोग हर हालत में वहाँ पर रहें। इसके लिए हमने ऐसे पोर्टल विकसित किए हैं कि यदि कोई गलत तरीके से हाजिरी लगाकर शहर में रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में हाजिरी लगाकर और अपनी NOC लेने की कोशिश करे, उसको भी हम रोकें। तो कुल मिला के ये सारे प्रयास जब चलेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने में हम सफल हो पाएंगे। कुल मिलाकर मॉनिटरिंग अच्छे से की जाएगी ताकि ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर स्वास्थ्य अच्छे से पहुँच सके, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर्स अटेंडेंस लगा देते लेकिन वहाँ मौजूद नहीं होते। ये एक बड़ी समस्या रहती है कि मरीज जाते हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए किस तरह का हल निकाला जाए? फिर उनको उनकी डिग्री खतरे में पड़ जाती है क्योंकि NOC नहीं मिलती है। अच्छा, तो मेरे पास कभी कभी लोग आते हैं कि NOC नहीं मिल रही है। हाँ। तो उनका NOC ना मिलने का कारण क्या है? क्योंकि बॉन्ड यदि पूरा हो गया तो NOC चाहिए। NOC जब तक मिलेगी नहीं तो उनको MBBS की जो फाइनल डिग्री है वो नहीं मिलेगी, तो फिर सब पकड़ में आ जाते हैं। तो हमने कहा कि इधर उधर घूमने से अच्छा है कि जितने साल की बॉन्ड हमको पूरा करना है उतना हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ की क्या स्थिति है उसको समझेंगे भी, और भविष्य में जब कहीं आप बड़े डॉक्टर बन के जाएंगे तो आपको ये अनुभव जीवन में बहुत काम आएगा। तो इसलिए
आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी जो नए डॉक्टर्स MBBS और PG करके निकल रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि यदि परफेक्शन लाना है अपने प्रोफेशन में, तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जितने साल की बॉन्ड आपने भरी है उतने साल आपको सर्विस देना ही चाहिए, जिससे आपके अंदर परफेक्शन आए। इसीलिए शायद आपको शांत लेकिन निर्णायक नेता कहा जाता है कि आप काम भी करते हैं और शांति से, लेकिन निर्णय भी बखूबी लेते हैं। उप मुख्यमंत्री जी, मैं थोड़ा लीक सेट के बात कर रहा हूँ अभी। आप स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, और एक स्वस्थ मन अगर स्वस्थ शरीर में निवास करता है तो जीवन बड़ा अच्छा होता है। इस लिहाज से एक संस्कार और संस्कृति का समावेश स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। आप प्रेमानंद महाराज जी के पास भी गए थे, आशीर्वाद भी आपने लिया था। तो ये जो संस्कार और संस्कृति है, समाज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है? तो जैसा आप कह रहे हैं, बहुत ही आवश्यक है कि हम पहला सुख होता है निरोगी काया, इसलिए योग प्राणायाम जो प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस पूरे दुनिया को ये कन्विंस करने में सफलता प्राप्त कर ली कि योग को जीवन का अंग बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तभी तो जीवन की चुनौतियों का हम सामना कर पाएंगे, तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस दिशा में भी हम सबको काम करने की आवश्यकता है। फिर प्रधानमंत्री जी एक और मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करें। केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़मीन का हेल्थ भी ख़राब होती है, और उससे पैदा होने वाले अनाज से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब होता है। आज हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो डायबिटीज़, BP और फैटी लीवर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के मरीज़ बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। और इसलिए क्या कारण है? तो केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग को हमें कम करना है, नेचुरल फार्मिंग को हमको बढ़ाना है, और उससे गौ संरक्षण भी होगा। गौ माताओं को यदि हम मारी मारी फिरने के लिए मजबूर करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रकोप मानव जाति को झेलना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके गोबर और गोमूत्र से हम जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और जग पावनी जैसे प्रोडक्ट बनाएं और उसको खेती में उपयोग करें, जिससे कि ज़मीन में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो मरे नहीं, बल्कि और उसका विस्तार हो, और उससे ज़मीन अच्छी हो, और उससे पैदा होने वाले गेहूँ और चावल और अनाज खाने वालों को कम से कम बीमारी का खतरा ना हो। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका विज़न है, वो सिर्फ विज़न नहीं है, हम सबको उसको अंगीकार करने की आवश्यकता है, तब जाके ये जन आंदोलन बन पाएगा। अच्छा उप मुख्यमंत्री जी, विंध्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी वक्त तक संभावना वाला क्षेत्र कहा जाता रहा, लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और परिणाम वाला क्षेत्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो किस तरह से कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बताइएगा। इसमें तो सीधा सा यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, इसके लिए सिंचाई के नहरों का जाल बिछे, और टूरिज़्म की जितनी भी संभावनाएं हैं वहाँ पर हम तेज़ी से टूरिज़्म आए, उसकी उन पॉइंट्स को डेवलप भी करें, उसकी ब्रांडिंग भी करें, और लोग आसानी से आ सके, इसके लिए हम आवागमन के साधन भी आसान करें, जिससे कि 3 क्रांतियाँ जहाँ पे होती हैं जी, टूरिज़्म की क्रांति, इंडस्ट्री की क्रांति और हरित क्रांति, वहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं दिखती है। तो लक्ष्य वो है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और लक्ष्य तक पहुँचें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सर। तो हमारे साथ मंच पर मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने बताया कि आगे क्या क्या और नया करने जा रहे हैं, किस रणनीति के साथ प्रदेश में विकास करने जा रहे हैं।